हेलो एवरीवन। मेरा नाम सृष्टि है और आप सभी का साइबर पॉडकास्ट विद सृष्टि में स्वागत है। आज की हमारी गेस्ट है मिस मेघा तिवारी मैम, जो कि जिला बालाघाट में साइबर ऑफिसर है। और मैम जिले के जितने भी साइबर अपराध से रिलेटेड जो केसेस होते हैं उन्हें हैंडल करते हैं। हमारा इस पॉडकास्ट के थ्रू उद्देश्य ये है कि लोगों को साइबर अपराध के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिले और वो इसको लेकर के जागरूक और सतर्क रहे। तो हम मेघा मैम का स्वागत करते हैं। सो वेलकम मेघा मैम ऑन चैनल। थैंक यू सृष्टि। जी। तो मैम जैसे हम आज इस पॉडकास्ट के थ्रू सारी साइबर अपराध से रिलेटेड बातें करेंगे। हम जानेंगे कि साइबर अपराध किस तरह से होते हैं, कैसे होते हैं, और आखिरी में हम ये भी जानेंगे कि इसकी सुरक्षा के टिप्स क्या होते हैं। तो मैम जैसे हमें पता है कि हमारे भारत देश में हर साल 50,000 से भी ज्यादा साइबर क्राइम के जो होते हैं केसेस वो दर्ज होते हैं। और जिसमें से 60% जो होते हैं साइबर अपराध के केसेस वो महिलाओं और बच्चों से संबंधित होते हैं। तो मैम मुझे ये बताइए कि साइबर अपराध क्या होता है और इसका एक व्यक्ति की जिंदगी पे जिसके साथ भी साइबर अपराध हुआ है उस पर क्या इम्पैक्ट होता है उसकी लाइफ में। साइबर अपराध सोशल मीडिया के तहत भी हो सकता है और ऑनलाइन फ्रॉड के तहत भी हो सकता हम्म। है। मतलब ऑनलाइन जिस जिस भी चीजों में हम्म। आईटी एक्ट के, किसी की पर्सनल फोटो का यूज, किसी की पर्सनल एटीएम कार्ड, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मतलब एटीएम, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई के तहत किसी भी तरह से कोई भी फ्रॉड किया जाता है तो वो साइबर फ्रॉड के तहत आता है। किसी की पर्सनल फोटोज को उसकी बिना अनुमति के सोशल मीडिया पे वायरल कर देना, ग्रूमिंग, हम्म। इन सब चीजों को आज चल रहा है, डिजिटल अरेस्ट, ये सब साइबर फ्रॉड के तहत आते हैं। जी। और मैम उस इंसान की फिर पर्टिकुलर लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे अगर हम बात करें एक मेंटल हेल्थ के बारे में। तो मैम अगर हम साइबर क्राइम और मेंटल हेल्थ के बारे में बात करें तो अगर किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ साइबर अपराध होता है, मान के चलिए किसी लड़की के साथ होता है, किसी बच्चे के साथ होता है जो 18 साल के अंदर पे, तो मैम उनकी मेंटल हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है साइबर अपराध का। देखिए, किसी लड़की या किसी बच्चे के साथ, बच्चों को ग्रूमिंग के तहत आप साइबर अपराध का शिकार बना सकते हैं। मतलब उनसे प्यार से बात करके, उन्हीं की निजी जानकारी लेके, उनके माँ बाप के बैंक अकाउंट की जानकारी लेके वो साइबर फ्रॉड कर सकता है। तो अगर बच्चा समझदार नहीं है तो बच्चा एक तो आपका कमजोर होता जाएगा, वो अपने आप में गुम रहने लगेगा। उसने पूरी जानकारी दी क्योंकि उसका पूरा का पूरा पैसा चला जाता है उनके माँ बाप का, है ना। हम्म। तो इसलिए आप अपने बच्चों से हर एक बात पूछें। जब भी पेरेंट्स अगर घर पे बच्चों को मोबाइल देके जाते हैं तो आपकी गूगल हिस्ट्री चेक करें, यूट्यूब हिस्ट्री चेक करें कि आपके बच्चे ने क्या अपराध किया है, हम्म। क्या नहीं किया है। हम्म। और आप अपने बच्चों को समझें और ज्यादा से ज्यादा बात करें। रही सोशल मीडिया की बात, जैसे आपने कहा कि 18 साल से ऊपर या नीचे की लड़कियां, आजकल ये अपराध इसी में ज्यादा आ रहे हैं कि अगर आपकी फेक फेसबुक आईडी बन गई तो स्कूल कॉलेजों और घर में भी बच्चों को इतनी अपने को फ्रीडम देना चाहिए कि आप उनको बताएं कि बेटा अगर आपके साथ कुछ भी किसी भी प्रकार का गलत हो रहा है, चाहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हो चाहे ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे हो, तो आप आके पेरेंट्स को बताएं। नहीं तो बच्चा आपका सोचता रहेगा ना, उसका खाने में मन ना, किसी चीज में मन नहीं लगेगा। हम्म। फिर रही मतलब इकोनॉमिकल फ्रॉड, जिसके लिए आर्थिक नुकसान, अगर किसी बड़े इंसान के साथ, तो वो तो फिर आप जान ही सकते हैं। अगर किसी का पैसा चला गया जी मैम। तो मिनटों में पैसा निकल रहा है। पर हम्म। हमारी जो 1930 की जो रिपोर्ट वाली तहत चली है, जो हमने हम्म। चलाया गया है, तो उसके तहत बहुत पैसा होल्ड होने लगा है। तो मैं हम्म। सभी से ये 1930, तो आप एकदम ऐसा चलाइए कि लोग तुरंत कॉल करें किसी भी प्रकार के फ्रॉड के लिए। जी मैम। और मैम जैसे हम देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो गेमिंग की तरफ उनका ज़्यादा रुझान होता है। जैसे हमने कोविड के टाइम पे वो ब्लू वेल नाम का एक गेम देखा था जो बड़ा ही फेमस था, जिसमें काफ़ी बच्चों ने सुसाइड भी अटेम्प्ट किया था बिकॉज ऑफ सम मेंटल प्रेशर्स की वजह से। तो मैम आपको क्या लगता है कि बच्चों को जैसे साइबर, अब जैसे हम एआई की तरफ बढ़ते जा रहे हैं तो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो मैम बच्चों को किस तरह से हमें अवेयर करने की ज़रूरत है, और आपको क्या लगता है कि स्कूल के करिकुलम एक्टिविटीज़ में भी साइबर क्राइम का कितना रोल होना जरूरी है। देखिए, साइबर क्लास का स्कूल की एक्टिविटी में एक अहम रोल है। मेरे ख्याल से हर एक बच्चे की हर एक क्लास में एक पीरियड्स या वीकली एक पीरियड्स ऐसे चलना चाहिए कि टीचर्स अपने बच्चों को बताएं कि जो ऑनलाइन गेम है बेटा, उसमें आप अपनी पर्सनल जानकारी शेयर ना करें। लोग हम्म। अपनी जीमेल आईडी शेयर कर देते हैं जिससे, और जो अब पे वाले भी गेम बहुत सारे हैं, जिस प्रकार से आपने कहा जी। कि पे, बच्चा बताता नहीं है पेरेंट्स को। क्या अभी जब कोविड का दौर चला था 2 साल का, हम्म। उस दौर में माँ बाप ने, बच्चों के पास फोन जरूरी हो गया था, चाहे पढ़ाई के लिए बोल सकते हैं या जब बच्चा घर में कैद रहेगा तो थोड़ा सा मनोरंजन के तहत पे भी आप बोल हम्म। सकते हैं। उसके अलावा
पूरी जानकारी ले ली। मतलब यूट्यूब एक ऐसी चीज है जो आपके बच्चों को हर एक चीज सिखा देता है। जी मैम। मतलब टेक्निक आगे बढ़ चुकी है कि बच्चा हर एक चीज, मेरे ख्याल से पेरेंट्स से भी आगे बच्चा है। तो हर माँ बाप को और हर टीचर को बच्चे से एक कदम आगे रह के ही सोचना पड़ेगा, तभी आपका बच्चा मेंटली और फिजिकली सेहतमंद रह सकता है। तो जी एक जी। पीरियड तो चलना ही। आपको अपने बच्चों को हर चीज समझाना चाहिए कि आप आके घर में हर एक चीज बताएं। हम्म आप उनका मोबाइल चेक, हिस्ट्री चेक करिए, जो भी हम्म। आपका बच्चा करता है उस चीज पे ध्यान देना ही पड़ेगा। तभी साइबर से बचाव का एकमात्र तरीका है साइबर जागरूकता। जी। नहीं तो मैम फिर ये होता है कि अगर हम बच्चे से बात नहीं कर रहे, वो फिर मन ही मन घुट जाता है, और फिर ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा देती है, या फिर स्टडीज से ध्यान हट जाता है, या फिर ये भी होता है कि जो उनका स्कूल में ग्रुप होता है उससे भी वो काफ़ी अलग हो जाते हैं बिकॉज ऑफ ऑल दिस मेंटल प्रेशर की वजह से। मैम हम जी जैसे जी देखते बिल्कुल। हैं कि युवाओं में आजकल सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम हो गया, सोशल मीडिया एप्स का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है, और इसके यूजर सबसे ज्यादा हमारे यूथ एज के लोग हैं। तो मैम देखिए, जैसे हम लोग इंस्टाग्राम यूज करते तो इससे भी काफी सारे साइबर अपराध होते हैं। कभी कोई किसी की फोटोज को अपने पास ले लेता है सेव करके, या फिर उसमें साइबर मॉर्फिंग जैसे अपराध करने की कोशिश करता है। और दूसरी चीज मैम, हम लोग देखते हैं कि आज के टाइम में जो डेटिंग एप्स चलते हैं, डेटिंग एप स्कैम्स भी काफी ज्यादा होते हैं। तो मैम थोड़ा बताइए हमें कि क्या आपने कभी किसी डेटिंग ऐप स्कैम साइबर फ्रॉड को किया है हैंडल, और ये भी बताइए कि इसके लिए क्या क्या सुरक्षा के टिप्स हो सकते हैं, और थोड़ा इसमें ये भी बताइए कि साइबर अपराधी इस चीज को अंजाम देते क्यों है। देखिए मैडम, जैसा कि आपने कहा कि डेटिंग ऐप युवा वर्ग ही नहीं, वो ओके। सभी वर्ग, मतलब जो घर पे फ्री बैठा है ना। तो अपन जैसे ही ऑनलाइन सर्च करते, चाहे इंस्टा हो, चाहे फेसबुक हो, या अदर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, आप जब भी सर्च करेंगे, किसी ने आपको हाय कुछ भी लिख के भेजा, तो जरूरी नहीं कि सामने बैठा व्यक्ति फीमेल हो या मेल हो, ये तो आपको पता चल हाँ नहीं मैम। सकता ऑनलाइन बिल्कुल। प्लेटफॉर्म। और एआई और डीप फेक के थ्रू आजकल किसी की भी कैसे भी चेहरे बनाए जा सकते हैं और कैसी भी आवाज निकाली जा सकती है। तो जो आपने कहा कि हमने ऐसा एक केस हैंडल किया है। हम्म मतलब लोगों ने फ्रेंड बनाया, 2-4 महीनों में फ्रेंड बना, फिर उस फॉरेन का था वो। तो हम्म उसने कहा कि फिर वो गिफ्ट भेज रहा है और हम्म कुछ करेंसी भी आप यहाँ पे कन्वर्ट करा लेना। हम्म उसने भेजा बकायदा उनको, कोरियर का बॉक्स वगैरह सब कुछ दिखाया। हम्म तो उनका कोरियर जैसे ही पहुंचा कस्टम ऑफिसर में, तो कस्टम ऑफिसर का कॉल आया कि आपका ये आया है पार्सल, इसके लिए आप, इसमें बहुत बड़ा सामान रखा हुआ है, इसके लिए आपको इतना इतना पे करना पड़ेगा। हम्म। कभी रजिस्ट्रेशन शुल्क, कभी किसी चीज के चार्जेस के नाम पे कम से कम लोगों ने 2.5 से 3 लाख रुपए दिए हैं। तो अच्छा। मैं सभी लोगों से यही प्रेरित करनी चाहूंगी कि जैसे हम ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे अनजान व्यक्ति से बात करना पसंद नहीं करते, वैसे ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी हमको किसी अनजान व्यक्ति से बात नहीं करना चाहिए। जब तक आप अपनी फैमिली या फैमिली फ्रेंड से बात करिए। हम्म हमारा क्या है कि हम बैठे रहते हैं, किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई खोल लेते हैं। हम्म और फिर एक आपने कहा कि इंस्टाग्राम पे जैसे आजकल एआई और डीप फेक के थ्रू हम्म। हम इंस्टाग्राम, हर यूथ, या हर यूथ मत बोलो, हर कोई व्यक्ति, हर दूसरा व्यक्ति इंस्टाग्राम और फेसबुक चला ही रहा है। तो आप अगर अपनी फोटोज अपलोड कर रहे हैं तो थोड़ी सी सेफ्टी अपनाइए। मतलब हर एक ऐप का अपना एक सेफ्टी वो है, टूल्स है। हम्म तो आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन हम्म। सोशल मीडिया पे डालिए, फोटो को पब्लिकली ना करिए, प्राइवेट रखिए। जी और भी बहुत चीजें हैं। जी। और मैम जैसे अगर हम डेटिंग स्कैम्स के बारे में बात करते हैं, तो मैम जैसे इसमें ये भी होता है कि कोई भी इंसान फेक एनआरआई अकाउंट बना लेता है। वो मतलब कोई लड़का हो या लड़की हो, ऐसे क्लेम करता है कि वो किसी फॉरेन से है, और फिर मेरे ख्याल से ये भी होता है कि वो उन्हें फिर पैसे वगैरह करने की मांग करते हैं कि आप हमें इस तरह से डाउरी के फॉर्म में ये पैसा दे। तो मैम मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो अगर आप किसी इंसान से मिलने जा रहे हैं, तो पहले अपने फ्रेंड्स और फैमिली को कंफर्म करें कि हाँ हम उस पर्टिकुलर इंसान से मिलने जा रहे हैं। और आई थिंक एकाएक किसी से ज्यादा फ्रेंडली होने की भी कोशिश ना करें, बिकॉज हमें नहीं पता कि आगे वाला साइबर फ्रॉडिस्टर क्यों ना हो। तो मेरे हिसाब से ये भी टिप्स अपनाने जरूरी है। मैम बिल्कुल बिल्कुल। अगर जो हम। एनआरआई वाला प्लेटफॉर्म है, उसमें व्यक्ति आपसे मिलने की कोशिश तो करता ही नहीं मैम। जी। बस वो आपसे दोस्ती करने में वो आपसे इतने प्रोमिस कर लगते हैं, आपको लगता है कि बस जस्ट शादी ही होने वाली है। हाँ, और मैम तो दूसरी ऐसा जब चीज आप, भी यही है कि लव इतना शॉर्ट फॉर्म में नहीं होता है, इट टेक्स लॉन्ग टाइम, उसमें तो काफी ज्यादा वो जल्दी क्लोज हो जाते हैं। तो ये भी काफी एक रॉन्ग चीज होती है। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों को ये मानसिकता डालनी पड़ेगी कि ये सब चीजें फेक है। जी जी जी। ओके। मैम अगर जैसे देखिए, अगर हम लोग साइबर
क्राइम की श्रृंखला को देखें तो ये काफी ज्यादा वाइड है। और दिन ब दिन जिस जिस तरह से हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रही है, आज हम 2025 में आ चुके हैं, तो हर दिन हर एक एक प्रकार के साइबर क्राइम आते जाते हैं। लेकिन मैम, जैसे हम फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड के बारे में बात करें, यूपीआई से रिलेटेड साइबर फ्रॉड के बारे में बात करें, तो मैम क्योंकि ये आज के समय में काफी ज्यादा बढ़ते ही जा रहे हैं। क्योंकि मैम अगर हम बात करें तो आज कुछ लोग कम, मतलब बहुत से जो कम लोग हैं उनके पास ही कीपैड फोन है, लेकिन आज भी, आज के समय भी स्टिल कीपैड के यूजर्स है, और वो भी कीपैड के जरिए यूपीआई 123 का भी इस्तेमाल करके अपना ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं। तो मैम आप क्या, किस तरह की जागरूकता देना चाहेंगी फाइनेंशियल फ्रॉड से रिलेटेड और यूपीआई फ्रॉड से संबंधित साइबर अपराध के बारे में? देखिए, सबसे पहले तो मैं यूपीआई से रिलेटेड ये बताना चाहूंगी, आजकल एआई के थ्रू हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपको फोन करके बोले, मैं आपका ये परिचित व्यक्ति बोल रहा हूँ, हम्म। मेरे पास से पेमेंट पा रहा है, मैं आपको किसी मतलब हॉस्पिटल में हूँ, मुझसे हॉस्पिटल में पेमेंट नहीं हो पा रहा, मैं आपको कर रहा हूँ, आप हॉस्पिटल में पेमेंट कर दीजिए। हम्म। वो आपको पॉपअप कि मैंने आपको 20,000 का पेमेंट कर दिया, आपकी मानसिकता और दयालुता के कारण हम्म। आप उस 20,000 को चेक नहीं करते हुए आप उस व्यक्ति को पेमेंट कर दोगे, क्योंकि एआई के थ्रू आपको ऐसा लगा कि वो आपका रिलेटिव है। तो हम्म। सबसे पहली बात, आप कंफर्म करिए कि आपके पास 20,000 आए हैं या नहीं आए हैं। आजकल हर प्रकार की स्क्रीनशॉट अवेलेबल है हम्म। कि आपको दिखेगा, मैसेज भी दिखेगा कि आपके पास 20,000 आए हैं या नहीं आए। तो आप किसी अनजान व्यक्ति की बातों में ना आकर सबसे पहले जाके अपना बैलेंस चेक करिए। हम्म। ये ये हो गई एक चीज। हमारे यहाँ जो केसेस आए थे कि मैडम, मतलब फोन आया कि मैं आपको 20,000 भेज रहा हूँ, कि हम्म। आपका आंगनवाड़ी का पैसा आने वाला है, या अदर जितनी भी स्कीमें हैं सरकारी योजना के तहत हम्म। देख लें या प्राइवेट योजना के तहत देख लें, कि हमको आपको 20,000 रुपये भेजना था, पर गलती से 2 लाख रुपए आ गए, तो हम्म। आप हमको बाकी के 80,000 ट्रांसफर कर दो। उस व्यक्ति ने 20,000 रुपये चेक ना करते हुए हम्म। तुरंत में, क्योंकि 20,000 रुपये पॉपअप भी दिखा उसको और फोन पे का स्क्रीनशॉट भी उसने शेयर किया, जी। तो जस्ट उसने ट्रांसफर कर दिया। तो ये सबसे पहली गलती है अपनी, कि आपने किसी के कहने पे आके अपना अकाउंट चेक ना करते हुए पैसे हम्म। ट्रांसफर कर दिए। फिर दूसरी सेकेंडरी चीज आती है कि कई बार हमको आता है कि मैं आपको पैसे भेज रहा हूँ, आप अपना यूपीआई डालिए। तो जी सबसे जी पहली जी। बात, जब हमको कोई भेजता है तो यूपीआई डालने की जरूरत बिल्कुल जी भी जी नहीं जी। होती। इस चीज का ज्ञान जरूरी है कि पैसा भेजने के लिए अगर मुझे किसी से पैसे बुलवाना है तो मुझे यूपीआई की जरूरत पड़ेगी नहीं, मैं अपना एक हम्म। सिंपल सा मोबाइल नंबर दूंगी, फोन पे से रजिस्टर्ड या किसी भी यूपीआई से रजिस्टर्ड। हम्म। आप किसी के कहने पे आप क्या करते हैं कि पे वर्जन पे अपन क्लिक करते हैं और यूपीआई डालते हैं, तो आप देखिए ना कि आप तो पे करें ना कि आप रिसीव कर रहे हैं, वो तो रिसीव हम्म। करना हुआ ना, रिसीव करने के लिए कभी भी यूपीआई पिन डालने की जरूरत नहीं है। हम्म। मैम, और इनसे सबसे आई ज्यादा थिंक ना फ्रॉड। फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड से रिलेटेड जागरूकता सबसे ज्यादा देने की जरूरत है। क्योंकि मैम अगर आप कितना भी बताएंगे ना कि डू नॉट शेयर ओटीपी, बट स्टिल पीपल शेयर ओटीपी विद साइबर फ्रॉडिस्टर, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता है। और जैसे आपने बात कही यूपीआई, तो मैम थोड़ा सा ना, जैसे लोगों को लगता है कि यूपीआई प्लेटफॉर्म थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, कुछ टेक्निकल चीजें समझ में नहीं आती, तो शायद वो बहुत जल्दी तरीके से मैनिपुलेट हो जाते हैं साइबर अपराधियों के द्वारा। कि अगर उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर आपको यूपीआई का पिन शेयर करना है तो वो कर देते हैं। तो मैम आपको क्या लगता है कि इसको हमें लोगों को कितनी आसान भाषा में समझाना चाहिए? और दूसरी चीज ये कि यूपीआई फ्रॉड संबंधित, जैसे हम देखते हैं कि अगर हमें कभी कस्टमर केयर की जरूरत होती है, तो हम क्या करते हैं मैम, अगर जिन्हें जानकारी नहीं है वो यही करेंगे बेसिकली कि गूगल में जाएंगे और यूपीआई कस्टमर कांटेक्ट नंबर सर्च करेंगे, और मैम स्टिल वहां पर साइबर अपराधी ही होते हैं जो अपना एक गूगल मैनिपुलेशन के थ्रू वहां पर पे नंबर डाल के रखते हैं। तो मैम आप क्या इसमें सलाह देंगे कि अगर आपको इस तरह के कांटेक्ट रीच आउट करना है ऑथेंटिक यूपीआई से साथ, तो वो किस तरह से करेंगे इसमें? बिल्कुल सृष्टि, जैसा कि तुमने कहा कि मतलब जिनको जानकारी नहीं है, हम्म। जितने भी वेरीफाइड, उन सबका हेल्पलाइन नंबर उसी में ही आपको हाँ मिलेगा। मैम जी। पर बहुत जानकारी नहीं है, वो जाके तुरंत गूगल सर्च करते हैं, कि हो सकता है कि कई बार मैंने आपको फोन पे का पेमेंट किया, वो पेमेंट रिसीव होने में या डन होने में टाइम लग रहा है, तो लोग हम्म। क्या करते हैं कि तुरंत कि फोन पे में कंप्लेन करेंगे, वो जाके गूगल सर्च करते हैं कि मैंने पेमेंट किया था वो नहीं हो पाया। हम्म। जैसे ही उन्होंने गूगल सर्च किया उनका नंबर चला गया, तो जी। फ्रॉडस्टर ने नंबर देख लिया, आपको उसको तुरंत कॉल करेगा। हम्म। मतलब एआई के थ्रू इतना हो गया कि आपके माइंड में क्या चल रही है वो चीज सामने वाले को पता लग ही जाती है, इजी हो गया ये चीजें। तो वो आपको तुरंत कॉल करेगा और पूछेगा कि आपका ऐसे 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 है, मैं आपको एक फॉर्म भेज रहा हूँ, वो फॉर्म आपको फिल करना है, या मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूँ, वो लिंक आपको क्लिक करना है। हम्म। फॉर्म भेजे, जैसे ही आपने फॉर्म क्लिक करके सबमिट किया, आपका अकाउंट खाली। जैसे ही आपने लिंक पे क्लिक किया, हो सकता है कि वो रिमोट एक्सेस ऐप की लिंक हो, तो हम्म। रिमोट एक्सेस ऐप वो कंट्रोलिंग ऐप होगी, वो तो आप जानती हैं, और सभी लोगों को जानना चाहिए कि रिमोट एक्सेस ऐप होते क्या है। उसके थ्रू वो पूरा आपका मोबाइल ही कंट्रोल में ले लेगा। जी जी जी। तो नेट बैंकिंग यूपीआई के थ्रू कर सकता है। और एक हम्म। हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज थी
मतलब 2 से 3 केसेस हो गए कि एक व्यक्ति का मोबाइल गुम हुआ हमारे यहाँ और हम्म। उसका यूपीआई से ट्रांजेक्शन। तो हम्म। हमारे माइंड में ये सेट नहीं हो पाती कि मोबाइल अगर गुम हुआ तो यूपीआई से ट्रांजेक्शन कैसे हो सकता है। जी। फर्स्ट तो मोबाइल का लॉक होगा, तो आप किसी भी शॉप में जाएंगे तो मोबाइल का लॉक उठाएंगे तो पूरा का डाटा डाटा इरेज हो जाएगा। हम्म। या तो फिर आपने मतलब आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने जब भी मोबाइल वैसे ही व्यक्ति ने चोरा कि ट्रेन में सफर करने वाला व्यक्ति था, तो उसने वो आपका फ्रंट पेज का भी पिन देख लिया जो आपका मोबाइल जिससे अनलॉक होता है, और हम्म। उसने आपका यूपीआई भी देख लिया। मतलब ये आपकी बहुत बड़ी गलती है कि अगर आप सफर करते हुए कभी भी अपने फोन का लॉक खोलते हैं या यूपीआई पिन खोलते हैं तो आप अपने चारों तरफ ध्यान दें, और जरूरत ना हो तो सफर में ये सब चीजें ना करें जब तक आपका पर्सनल सीट ना हो, क्योंकि यस ट्रेन में तो मैम। बहुत भीड़ होती है, बस में भी बहुत भीड़ होती है, और तो मैम उनकी कम जैसे से कम 2 से ये थे। जागरूकता बार बार फैलाई जाती है कि लाइक अगर आप से फोन है और अगर हम इसमें यूपीआई का पिन डालते हैं तो ऐसा बोला जाता है कि ये जो है या तो आप ब्राइटनेस कम कर दीजिए या फिर थोड़ा हाथों को ढक लीजिए। थोड़ा सुनने में सिली लगता है बट मेरे ख्याल से ये जो प्रिवेंशन है ये काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लोगों की जो नजरें होती है वो बहुत तेज होती है कि वो कभी भी तुरंत देख लिए यूपीआई पिन देख लिए। और जैसे अगर हम कभी बैंक में भी जाते हैं और अपना पिन डालते हैं तो कुछ कुछ बैंक्स में ऑलरेडी सिस्टम देते हैं कवर अपिंग का, कि जिसमें अगर हम अपना पिन डाल रहे हैं तो वो कवर अप हो। और मेरे हिसाब से अगर नहीं भी है तो आपको सारी सुविधा रखनी चाहिए कि एट अ वन टाइम पे आप एक ही इंसान जाए वहां पर पे पैसे निकालने, आप जिस तरह की आपको एक्टिविटीज करनी है। मैम, तो मैम मुझे बताइए कि आपके पास सबसे ज्यादा किस सॉर्ट ऑफ साइबर क्राइम आपके पास आते हैं? कि आपके पास फाइनेंशियल साइबर क्राइम आते हैं सबसे ज्यादा या सोशल मीडिया रिलेटेड साइबर क्राइम आते हैं? आप सबसे ज्यादा कौन से वाले हैंडल करते हैं? सबसे ज्यादा साइबर क्राइम सोशल मीडिया के तो मैडम कम ही आते हैं, फाइनेंशियल ज्यादा आते और हैं। जी। फाइनेंशियल में आजकल बहुत चला, जैसे कि आपने देखा वर्क फ्रॉम होम, जी बिल्कुल। मतलब जॉब बहुत सारे आने लगे हैं हमारे यहाँ। जॉब फ्रॉड के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी जी मैम। कि आजकल तो इंस्टाग्राम या फेसबुक में भी जैसे ही आप स्क्रॉल करते हैं हो सकता है कि एक पॉपअप दिख जाए घर बैठे पेंसिल का जी बिल्कुल। पैकेजिंग का काम, ये भी बहुत सारे बार फ्रॉड। तो बहुत सारा युवा यूथ आज भी घर पे बैठा हुआ है। तो वर्क और नहीं भी है तो जो घर में काम करने वाली भी लेडीज हैं, वाइफ हाउस वाइफ हैं, वो भी चाहती है कि कहीं से भी कोई भी इनकम हो। तो कोई भी इंसान लिंक पे क्लिक करता है, जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन शुल्क, फॉर्म चार्ज इसके नाम पे नहीं, तब भी आपसे 20 से 30 हजार रुपए ठग लिए जाते हैं। तो हम्म। ऐसा कोई भी इंसान नहीं जो आपको घर बैठे आपको पैसा दे। इसके बावजूद फिर टेलीग्राम पे भी जॉब फ्रॉड हुए हैं कि आपको इस वीडियो को लाइक करना है, इस लिंक को लाइक करना है, इसके लिए आपको पैसे दिए जाएंगे। पहले आपको 1000 रुपए देना है, फिर 2000, तो वो आपको पहले तो 1000 से 2000 भी देगा और 2000 से 4000 भी देगा। जैसे ही आपसे उसने बड़ा अमाउंट माला मांगा, उसके बाद वो चीजें वहीं रुक जाती है। फिर आप कोशिश करते हैं, फिर आपको लगता है कि आपके साथ साइबर फ्रॉड हो गया है। और मैम जैसे अगर किसी के साथ जॉब संबंधित साइबर अपराध होता है तो उसे क्या क्या चीजें ध्यान रखने की जरूरत है? जैसे आज के समय में हम तो अवेयर है और हम आजू बाजू के हमारे जितने भी सराउंडिंग्स लोग हैं हम कोशिश करेंगे कि वो सब भी अवेयर हो। लेकिन मैम जो थोड़े दूर दराज के लोग हैं जो रिमोट एरियाज में रहते हैं जिनको जॉब की जरूरत है और लेकिन आज के समय इंटरनेट हर जगह तक पहुंच चुका है, तो मैम आप उनको किस तरह से बताना चाहेंगे कि वो खुद को जॉब फ्रॉड साइबर अपराध का शिकार होने से बचाए? जब भी आप कभी भी ऑथेंटिक जो लिंक होती है उस पे ही क्लिक करें, वहीं पे जाके अपनी जॉब सर्च करें। कोई हम्म। भी आपको घर बैठे पैसे नहीं देगा। कोई आपको बोल रहा है पेंसिल पैकेजिंग, जाके उसकी तहत तक जाएं। जब आप हम्म। जॉब सर्च करें मतलब वो आपको पैसा देगा ना, आप क्यों उसको पैसा दे रहे हैं? जी आप मैम पहले ये। ये मान से पहली बात तो। हम्म। और ऑथेंटिकेशन साइट्स पे जाके ही जॉब सर्च करें। हम्म। एक ब्लू कलर का हमें वाला सिंबल आता है, आप जब भी अगर क्रोम में कोई साइट एथेंटिक है तो उसमें ब्लू कलर का लॉक वाला सिंबल आपको दिखेगा ही दिखेगा। वहां पे जाके जॉब सर्च करें। हम्म। किसी भी पॉम्पलेट पे जाके नंबर पे ना कॉल करें, हो सकता है वो फ्रॉड हो। हम्म। एयर इंडिया, इतने सारे गूगल में और यूट्यूब एआई के थ्रू इतना कुछ हो गया कि आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि उन्हें आपको ओरिजिनल फॉर्म दिया। चाहे अभी पुलिस की वैकेंसी निकली थी तो पुलिस के जी कि मैम। आपका अभी ये हो गया, मतलब जितने भी अभी नया साल आ रहा है जी तो मैम मेरे पास बिल्कुल। एक पॉपअप शेयर भी करूंगी कि जी। न्यू ईयर विश करने के लिए एक एपीके फाइल इंस्टॉल करनी जी है। मैम। जी। अगर जैसे फाइल इंस्टॉल करती तो मेरे रिमोट एक्सेस चला जाता मेरा फोन जी में। और गत वर्ष में भी 2024 में जैसे भी शादियों का सीजन चल रहा है तो उसमें भी काफी सारी आपको एपीके फाइल भेजी जा रही है एज एन इनविटेशन कि आपको शादी में बुलाया जा रहा है। और जनरली लोग उसको क्लिक कर बैठते हैं मैम, उनको लगता है कि किसी रिश्तेदार ने भेज दिया होगा दूर के, बट दे रियली डोंट नो कि इट विल बी साइबर फ्रॉड। देखिए, क्लिक कर ली मतलब मेघा, मेरे रिलेशन में या मेरे रिलेटिव जितना भी ऑफिस वर्क है या मेरा पारिवारिक जो है, हम्म। उनको तो लगेगा कि मैंने है क्योंकि मेरा व्हाट्सएप हैक है। तो हम्म। ऑब्वियस है कि वो लोग उस आइडेंटिटी कार्ड को करेंगे क्लिक। पर आपको चाहे वो मेरे ही नंबर से क्यों ना है, अगर किसी प्रकार की एपीके फाइल आ रही है, अगर हम्म। किसी को कार्ड भेजना ही है, तो
तो वो जीपीजी में भी भेज सकता है, पीडीएफ फॉर्म पे भेज जी जी सकता है, जी जी। वो एक एपी भी ही में भेजता है। तो भी। आप बिल्कुल जी जी कितना जी। भी परिचित, आपको क्लिक नहीं करना है। हाँ, और मैम मुझे ऐसा लगता है कि अगर चाहे वो आपका यूपीआई का पिन हो या पासवर्ड मुझे लगता है कि अपने माता पिता और अपने भाई, इनके अलावा भाई हो या बहन हो, इनके अलावा मुझे नहीं लगता कि किसी के साथ भी आपको शेयर करना चाहिए। कोई भी अगर आपको बहुत मतलब इमोशनल ब्लैकमेल भी करेगी कि नहीं तुम तुम्हारे क्लोजेस्ट फ्रेंड हो, तुम्हें तो करना जरूरी है, तो मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये तो काफी एक निजी चीज हो जाती है हमारी। हम इसको यही जी समझ सकते हैं कि बिल्कुल लाइफ का बिल्कुल। पार्ट ही है, बिकॉज पासवर्ड्स वगैरह तो काफी इंपॉर्टेंट है। मैम इन सब वही चीजों वही। को अलग करके अभी हम कुछ थोड़ा एक रियलिस्टिक चीजों पे बात करते हैं। तो आप मुझे बताइए कि अभी तक आपने सबसे क्रेजीएस्ट कौन सा साइबर फ्रॉड हैंडल किया, जिसमें आपको लगा कि हाँ थोड़ा मुश्किल हो सकता है करना, और सबसे ज्यादा मतलब आपके लिए वो मजेदार रहा होगा सॉल्व करने के लिए। तो थोड़ा वो एक्सपीरियंस शेयर करिए आप। देखिए, सबसे ज्यादा मजेदार तो सोशल मीडिया ही रहता है हमारे लिए, क्योंकि हाँ। आपके आसपास के ही लोग, मतलब अगर आप मजेदार की बात करें और जो हमने हैंडल किया है, और पूरी जांच जांच कंप्लीट अगर किसी ने की है, तो वो हाँ। सोशल मीडिया पे क्या होता है कि लड़कियां और लड़के दोनों ही अपने आप में इतने स्मार्ट हैं कि अगर मैं आपकी फ्रेंड हूँ, हो सकता है कि मेरी किसी वजह से आपसे दुश्मनी हो जाए, तो जी। मेरे पास तो आपकी पर्सनल फोटोज भी है, और आपके कितने friend है, मतलब लड़का फ्रेंड ले लो या लड़कियां फ्रेंड ले लो, और फोटो पर्सनल फोटो भी होती है, तो मैं आपकी फोटो इतनी तो जानकार हूँ कि मैं अपने मोबाइल से तो कुछ करूंगी नहीं, तो मेरे आसपास की अगर कोई आंटी मेरी है बिल्कुल पहचान की, तो मैं उनके पास जाऊंगी और 5 मिनट के लिए उनका फोन लेके ओटीपी लेके आपके नाम की इंस्टाग्राम आईडी बना लूंगी। तो ऐसा हुआ है, क्योंकि हम्म मतलब बहुत लोग फिजूल करते हैं, उनको लगा ही नहीं कि मैं कभी किसी की, मतलब एक बुजुर्ग महिला क्या किसी की इंस्टाग्राम आईडी बनाएगी। तो हम्म उनने उनका ओटीपी लिया, उनको लगा कि पुलिस इसके आगे तो कुछ कर ही नहीं पाएगी, एक ही बार अगर आएगा हम्म तो सिर्फ वेरिफिकेशन वाला ही आएगा मोबाइल नंबर, उसमें तुम्हें फंसना ही नहीं है। पर पुलिस उससे भी आगे सोचती है कि आपने फिर कब कब चलाई है, हमारे पास उसकी भी आईपी आती है जब आप यूटिलाइज करते हैं उस इंस्टा आईडी को। तो हम्म पर ये चीजें बहुत बाद में आती, पहले तो हमारे पास वेरिफिकेशन वाली ही आईपी आती है और वही नंबर आता है। हम्म तो उसके तहत मैं यही बताना चाहूंगी कि अपना फोन, आज मैं आपको ये मतलब बताना चाहूंगी कि अपना फोन आप किसी को अगर दे रहे हैं तो आप अपने हम्म, सामने दीजिए, चाहे आप जी। टेक्स्ट मैसेज के लिए हो या फोन के लिए भी हो। हम्म आप देखें, चाहे आप कितने भी बुजुर्ग हो या कितने भी यंग हो। बहुत बार ऐसा हुआ है कि राह चलते बोला गया कि मैं गुम हो गई हूँ, मुझे अपना फोन दे दीजिए, हो सकता है कि वो फोन कोंटे में ले जाके या कहीं दूर जाके किसी को गाली गलौज कर दे, जी। किसी के साथ बैंक फ्रॉड कर ले, किसी की फेसबुक आईडी क्रिएट कर ले। तो हम्म उसमें तो आप ही फंसे, ना कि वो व्यक्ति। फिर आप कितना भी सच बोलिए, तो जब प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तब भले ही आप निर्दोष साबित हो जाएं, पर तुरंत में तो आप ही दोषी ठहराए जाएंगे। जी इसलिए जब भी आपसे कोई बोलता है कि मैं को 5 मिनट के लिए कॉल करना है, तो आप उसको अपने सामने कॉल करने दीजिए और स्पीकर पे कॉल करने दीजिए, जी 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 किसी प्रकार का। तो हमारे लिए सबसे मजेदार था सोशल मीडिया, मतलब हमने बहुत केस सॉल्व भी किए हैं उसमें, जी और सभी भी है और सीख भी मिली है। जी जी जी। मैम जैसे आपको क्या लगता है कि हमारे भारत में बहुत कम ऐसे डेडिकेटेड साइबर सेल है, कि अगर जैसे साइबर अपराध के लिए अगर हमें एफआईआर दर्ज करवानी है तो बहुत कम ऐसे डेडिकेटेड है। तो मैम आपको क्या लगता है कि इसमें क्या क्या सुधार की जरूरत है, कि हर हर डिस्ट्रिक्ट में साइबर सेल जो है वो स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे अगर फिजिकल क्राइम होता है, मर्डर जैसी कोई चीज होती है, तो उसके लिए एक हम ठीक है थाना बनवाते हैं, कोतवाली थाना, पुलिस थाना, जो भी है, उसमें हम जाके एफआईआर दर्ज करवाते हैं। लेकिन मैम साइबर अपराध जब होता है तो उसके लिए मेरे को लगता है कि डेडिकेटेड होना चाहिए। तो मैम लेकिन वो अभी बहुत कम है। वो तो आपको क्या लगता है कि मैम किस तरह के रिफॉर्म्स और क्या सुधार होने की जरूरत है, और किस किस तरह की रिक्रूटमेंट भी उसमें होना चाहिए, और किस तरह की ट्रेनिंग पुलिस वालों को देनी चाहिए कि वो साइबर अपराध को बहुत ही स्मार्टली तरीके से हैंडल कर सके। अब जैसे कि आपने कहा सृष्टि, अब तो पुलिस बहुत स्मार्ट हो गई है और हर हम्म, जिले में अपना एक साइबर सेल है। हाँ। साइबर सेल है, साइबर भी है। अच्छा। और हमें मतलब हम जो बालाघाट जिला है, मेरे ख्याल से हर जिले में ऐसा है कि अगर आप दूर गांव के इलाके से हैं, जैसे आपने कहा कि रिमोट एरिया से जो आते हैं, तो हम अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर करते हैं कि अगर आप नहीं आ सकते तो आप हमको व्हाट्सएप करिए, तब भी हम आपकी मदद करेंगे। हम्म और जो 193 पे तो आप इंस्टेंट कॉल करके, भले ही कॉल थोड़ा देरी से लगता है, पर आप कॉल करके खाता होल्ड करा सकते हैं, अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हमारा साइबर क्राइम का पोर्टल भी cybercrime.gov.in, इसमें भी जी। जाके क्लिक कर सकते हैं। ऐसा हम्म नहीं, अब पुलिस बहुत स्मार्ट हो गई है, हर हम्म जगह ट्रेनिंग भी दी जाती है, साइबर जागरूकता के अभियान चलाए जा रहे हैं। हम्म साइबर से सुरक्षित होने का एकमात्र तरीका है कि आप साइबर जागरूक बनिए, तभी आप साइबर से सुरक्षित हो सकते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के तहत हो, हम्म। चाहे वो सोशल वो फाइनेंशियल फ्रॉड हो।
मैम जैसे आपने 1930 कॉल के बारे में बात बताया, तो क्या ये चौबीसों घंटे ऑन रहता है 1930 जो नंबर आपने बताया? चौबीसों घंटे ऑन रहता है, बस लाइन कई बार बिजी जाती है, क्योंकि आपने हम्म। जैसा कि कहा कि भारत या अन्य जगह भी साइबर फ्रॉड बहुत बढ़ गया, तो हर कोई व्यक्ति 1930 पे कॉल कर रहा है। और हमारी जो पहल है हम्म। कि 1930 1930, तो हम्म। ये लाइन थोड़ी सी बिजी जाती है, पर अगर आप कंटिन्यू कॉल करोगे तो आपकी कंप्लेन रजिस्टर्ड भी की जाती है, हम्म। और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है कि आप अपने नजदीकी थाने में जाए और अपने आवेदन चेक कराएं। फिर वो और व्यक्ति मैम हमारे पास आता है, हम एक एक और ये भी चीज हैं। अच्छी कि एनसीआरबी का जो है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो मतलब पोर्टल है, वहां पे दो ऑप्शन दिए जाते हैं कि विमेन्स के लिए अगर आपको एनानोमस कंप्लेंट करनी होती तो वो भी है कि मतलब बिना किसी अपनी जानकारी को या अपने फेस को रिवील करते हुए। तो जी। जिता बनाई रखी जाए। जी मैम, ये मैम आप लोगों का क्या अभी चल रहा है, किस तरह से आप जागरूकता दे रहे हैं? मतलब जैसे मैंने देखा है कि काफी जगह पर अभी पुलिस जो होते हैं वो पंचायत में जाकर के या स्कूल्स में जाकर के, तो मैम आपका इस कैंपेन का मेन उद्देश्य क्या है और आप किस तरह से जाकर के वहां पे लोगों को अवेयर करते हैं कि आपको साइबर क्राइम के प्रति सतर्क रहना है? तो मैम किस किस तरह की आप टिप्स वहां पे शेयर करते हैं, ये भी थोड़ा बताइए हमें। जी, हमको ऊपर से आदेश है कि हमको हर महीने कम से कम 3 से 4 प्रोग्राम कराने हैं, स्कूल कॉलेज पंचायत, जहाँ पे भी बहुत सारे जन उपस्थित हो जाए, हमको वहीं जाके साइबर जागरूकता का अभियान चलाना है। हमको लोगों को बताना है कि आप कैसे यूपीआई पिन डाल सकते, कैसे आपको पैसा रिसीव करने के लिए कभी अपना यूपीआई देने की जरूरत नहीं है। हम्म। सोशल मीडिया फ्रॉड कैसे, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, 1930 पे कॉल करें। हम्म। एटीएम फ्रॉड सब पे जो मतलब कॉलिंग आती है, आप अननोन कॉल साइलेंट करके रखिए। अगर आप किसी प्रकार से शिकार हो जाते हैं तो अपने नजदीकी थाने में जाइए, हम्म। साइबर का नंबर लीजिए। अगर नहीं आ सामने से नहीं आ सकते तो आप व्हाट्सअप करिए हमको। हम्म। मतलब जहां तक हो सके हम अपना नंबर भी शेयर करते हैं कि अगर आपके साथ किसी भी प्रकार का साइबर फ्रॉड होता है तो आप, हम अपना पर्सनल नंबर भी दे देते हैं। क्या हम्म। है, हो सकता है कई बार थाने बंद रहे, तो हमने जी। अपने नंबर भी डाल के रखी। किसी के साथ 5 मिनट की भी देरी नहीं होना चाहिए, अगर कोई आ रहा है तो पुलिस उसकी बिल्कुल मदद करे। तो मैम जैसे आप पंचायत में जाते हैं या फिर स्कूल्स में जाते हैं साइबर अवेयरनेस का प्रोग्राम देने, तो क्या आपको इसका अच्छा फीडबैक मिलता है? जैसे मतलब मान के चलिए ठीक है, अगर आपने सपोज अवेयरनेस प्रोग्राम दिया, तो क्या वो जो लोग हैं जो वहाँ पे सुनने आते हैं वो क्या दोबारा, अगर कभी मान के चलो उनके साथ साइबर अपराध होता है फ्यूचर में, तो क्या वो इस चीज के बारे में सच में रिपोर्ट करते हैं? कि मतलब ऐसा तो नहीं होता कि वो बस डर जाएंगे कि नहीं करना है करके, मतलब पुलिस थाने के चक्कर नहीं काटने हैं, तो ऐसा तो कुछ नहीं होता होगा ना? क्योंकि वो अगर आप जितना एम्पावर करते हो उनको। स्मार्ट डर का माहौल था लोगों में कि हम पुलिस थाने कैसे जाएं। जी वो मैम। माहौल तो एकदम, ना जी। साइबर थाने में वैसा माहौल, किसी थाने में ऐसा माहौल। मतलब आम जन के साथ परिवार से ही बात की जाती है, उनकी समस्याओं को सुना जाता है और समस्या का समाधान भी किया जाता है। शशि, जैसा कि तुमने कहा, व्हाट्सएप के तहत है, और बहुत सारे ऐप आ गए, ऐसे आ गए हैं गवर्नमेंट के, कि आप घर बैठे भी कंप्लेंट कर सकते हैं और आपकी कंप्लेंट सुनी भी जाएगी और उसका समाधान भी किया जाता है। तो हम्म। अब तो पुलिस स्मार्ट हो गई है, पुलिसिंग काफी हद तक अच्छी भी हो रही है। हम्म। जी जी जी। आ, मैम बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। जैसे मुझे सबसे अच्छा पार्ट लगा कि आपने जैसे जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स है उसको लेकर के आपने काफी ज्यादा डीपली तरीके से समझाया इसको। मैम जैसे हम देखते हैं कि जो महिलाएं और बच्चे होते हैं वो बहुत मतलब पिछड़ा वर्ग ही माने जाते हैं। उनको उनके साथ अगर एक साइबर अपराध होता है तो वो और ज्यादा मेंटल और ट्रॉमा में जाते हैं। तो मैम आप किस तरह से इंपावर करेंगे उन महिलाओं को जिनको अगर हम बोलेंगे कि सोशल मीडिया का इतना ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन स्टिल अगर वो कभी यूज करते हैं, उनके साथ किसी भी तरह का साइबर अपराध होता है, तो उनको किस तरह का धैर्य बना के रखना चाहिए और किस तरह से आगे आना चाहिए और अपने लिए लड़ना चाहिए? बिकॉज मैम क्या होता है ना कि साइबर फ्रॉडस्टर जो होते हैं वो सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक होती है जिसके माध्यम से वो उन्हें बड़े ही आसानी से मैनिपुलेट कर देते हैं कि हमने आपको आपके साथ ये फ्रॉड किया तो आपके जो पैसे इतने चले जाएंगे। तो लोगों को ऐसा लगता है कि मैम ये रियलिस्टिक ही चीजें हैं। तो मैम आपको आप उन लोगों को किस तरह से जागरूक करना चाहेंगे, बच्चे वर्ग जो और महिला महिला वर्ग, वर्ग को? बच्चा वर्ग है, महिला वर्ग है, मैं बताना चाहूंगी कि अब हर थाने में साइबर थाना ही क्यों ना हो, और हर थाने में महिला वर्ग को सुनने के लिए महिला वर्ग पुलिस है। तो आप ओके। आसानी से जाके, अगर आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड हो जाता है, तो हम्म। उनको जाके अपनी सारी कह सकते हैं। आपको किसी पुरुष वर्ग से मिलने की जरूरत नहीं है, आप उनसे जाके अपनी हर एक बात बता सकते हैं कि आपके साथ कैसे सोशल मीडिया फ्रॉड हो गया, या कैसे आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया। उसी प्रकार से बच्चों को अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए, और पेरेंट्स आके फिर शिकायत कर सकता है, या बच्चा खुद भी आके शिकायत कर सकता है। हम्म। पर बच्चा अगर 18 साल से छोटा है तो उसको अपने पेरेंट्स के साथ ही आना चाहिए। जी जी। इस प्रकार से तो जी पुलिस अब इतना मतलब रहा नहीं कि पुलिस से व्यक्ति का डर नहीं, पुलिस परिवार की तरह ही आपके साथ बिहेव जी। करती, तो आप आसानी से
चाहे रिमोट एरिया में भी हर प्रकार की चौकियां हैं, चौकियों में भी साइबर थानों के नंबर होते हैं, वो आपको तुरंत हमारा नंबर देंगे, हम्म। आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं किसी भी प्रकार से। हम्म। जी जी जी। मैम बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। अभी तो वैसे बहुत सारे टॉपिक है साइबर अपराध से रिलेटेड हमें बात करने के लिए, लेकिन हम इस पॉडकास्ट को भी यहाँ पे एंड करेंगे, और जितने भी हमारे जो बचे हुए वाले टॉपिक्स है उसको हम कोशिश करेंगे कि हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में और भी कुछ इंटरेस्टिंग और भी कुछ नए टॉपिक्स लेकर के आए। बिल्कुल सृष्टि, आपकी ये पहल बहुत सराहनीय है, जिससे जी हम लोगों तक ब्रॉडकास्ट के थ्रू भी लोगों को साइबर जागरूक कर सकते हैं। जी। और मैम जैसे मुझे लगता है कि चलिए ये तो एक इनिशिएटिव बहुत अच्छा है कि आप जा करके मंथ में 3 टाइम्स पर आप साइबर अवेयरनेस कंडक्ट करवा रहे हैं। और मैम दूसरी चीज़ ये है कि जैसे काफ़ी सारे लोग जो है वो सोशल मीडिया ऐप के थ्रू भी यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, तो पॉडकास्ट भी एक अच्छा माध्यम है उन लोगों को देखने के लिए और साइबर क्राइम के प्रति अवेयरनेस करने के लिए। जी बिल्कुल, मैंने कहा ना सृष्टि कि आप बहुत सराहनीय काम कर रही हैं। जी जैसे लोग साइबर, क्योंकि साइबर बचाव का एकमात्र तरीका है साइबर जागरूक, और ये भी साइबर जागरूकता का बहुत अच्छी पहल है जो आपने किया है। जी। हम्म। ठीक है। ठीक है मैम, तो हम इस पॉडकास्ट को यहीं पे एंड करते हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर सच वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, और आपने इतनी अच्छी जानकारियां दी, तो मैम थैंक यू सो मच। ठीक है मैम, मैं इसको रिकॉर्डिंग को भी ऑफ कर देती हूँ। ओके।